हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं एडवर्ड एल्बी के प्ले हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ की। ये अक्टूबर 13, 1962 में पब्लिश हुआ था। ये एक अब्सर्ड ड्रामा है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। इसका जो टाइटल है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, वो इसलिए लिया गया था कि एल्बी ने ये प्ले लिखने के 5 साल पहले किसी रेस्टोरेंट की दीवार पर इस लाइन को लिखा देखा था, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तब से ये उनके दिमाग में अटक गई। ये जो लाइन है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये अपने आप में ही डिज्नी के एक सॉन्ग हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ को रेफरेंस करती है, जिससे उसमें पिग्स गाया करते थे और पिग्स कहा करते थे हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ। पर असल में वो बड़े बैड वुल्फ से डरा करते थे, पर दिखाया करते थे कि उन्हें डर नहीं लगता है। एल्बी का मानना ये है कि ये एक तरह का डिल्यूजन को शो करती है, हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ, क्योंकि आप बोल कुछ रहे हो पर सच में हार्श रियलिटी कुछ और ही है। इस पूरे प्ले में ये एक बहुत बड़ी थीम है, जहाँ कैरेक्टर बार बार कहते हैं हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वो अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं और एक डिल्यूजन में जीते हैं, पर असल में उनकी हार्श रियलिटी कुछ और है। तो इनफ इंट्रोडक्शंस, अब हम इस प्ले को शुरू करते हैं। एक्ट 1। न्यू कार्थेज में इस प्ले की सेटिंग है। रात के 2 बज रहे हैं और एक घर के अंदर 2 लोग प्रवेश करते हैं, जॉर्ज और मार्था। ये उन्हीं का घर है। जॉर्ज कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का, और उसकी वाइफ मार्था उसी कॉलेज के प्रेसिडेंट की बेटी है, और वो एक फैकल्टी पार्टी से ही लौटे हैं। मार्था और जॉर्ज दोनों ऐसे हैं कि एक दूसरे से आपस में बहस करते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, मतलब लाइक नॉर्मल उनके वाइफ जैसे ऐसे ही बात करने का तरीका है उनका। मार्था जॉर्ज को एक मूवी के डायलॉग से उस मूवी का नाम गेस करने को कहती है, और डायलॉग होता है व्हाट अ डम्प, और वो बार बार बस यही कहे जा रही होती है व्हाट अ डम्प, और बोलती है जॉर्ज गैस करो कौन सी मूवी है, और जॉर्ज को इरिटेट कर रही होती है। जॉर्ज को उस मूवी का नाम गैस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी कोशिश करता है, और दोनों का अंत में इस बात पे एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। मार्था जॉर्ज से कहती है एक ड्रिंक बनाओ, और जॉर्ज इस पर मार्था से कहता है तुमने पहले ही काफ़ी पी रखी है, और ये कहने के बावजूद भी जॉर्ज मार्था के लिए ड्रिंक बना देता है। अब मार्था जॉर्ज को बताती है कि वो पार्टी में एक इंसान से मिली है, लगभग 30 साल का है, मैथ डिपार्टमेंट में है। मैंने उसे अपने घर पर इनवाइट कर लिया है, और उसकी माउजी सी स्लिम हिप्ड वाइफ को भी इनवाइट कर लिया है। रात के 2 बजे हो रहा है ये सब कुछ, और उसने रात के 2 बजे ही उस कपल को इनवाइट कर लिया है। जॉर्ज कहता है काफ़ी लेट हो रहा है, पर वो बोलती है मैंने इनवाइट कर लिया, वो आते होंगे थोड़ी देर में। बाद में मार्था जॉर्ज से बोलती है कि तुम काफ़ी नाराज़ हो रहे हो, जिस पर जॉर्ज कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो एक गाना गाने लगती है जो उसने पार्टी में सुना था, और वो गाने लगती है Who's afraid of Virginia Woolf, Virginia Woolf, Who's afraid of Virginia Woolf। अब जॉर्ज जब इस बात पे काफ़ी खुश नहीं होता, इरिटेट होता है, तो वो जॉर्ज से कहती है पार्टी में तो तुम्हें बहुत मज़ेदार लगा था ये गाना, अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब तुम हंस के नहीं दिखा रहे। वो जॉर्ज की इंसल्ट करने लगती है। अब थोड़ी सी इन लोगों के बीच में ऐसी चलती रहती है फाइट का सुनी, और तभी डोरबेल रिंग करती है, और मार्था जॉर्ज से बोलती है दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि गेस्ट शायद आ चुके हैं। जॉर्ज दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है, पर मार्था से जाने से पहले वार्न करता है और बोलता है कि उन लोगों के सामने बच्चों के बारे में बात मत करना, और उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देता है। अब गेस्ट आ जाते हैं और नाम रिवील होते हैं गेस्ट के, निक एंड हनी, जो कि कपल है। अब मार्था उनसे वो किस तरह की ड्रिंक लेना पसंद करेंगे पूछती है, और उनको ड्रिंक्स देती है, और गाना गाने लगती है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। और तब तक निक से पूछती रहती है तुम्हें फनी लगा, तुम्हें फनी लगा, तुम्हें फनी लगा, जब तक कि निक ये कह नहीं देता कि हाँ फनी है, तब तक पीछे पड़ी रहती है। अब निक और हनी मार्था के फादर की तारीफ़ करते हैं कि उन्हें फैकल्टी पार्टी में कितना मज़ा आया और कितनी अच्छी पार्टी थी, और वो बताते हैं कि कैसे उन्हें कॉलेज में काफ़ी कितनी दिक्कतें आई थी जब वो एक दूसरे कॉलेज में थे। मार्था इस बात पर खुश होती है ये बात सुन के, और जॉर्ज कहता है कि दुनिया में कई सारे आसान काम हैं,
किसी कॉलेज के प्रेसिडेंट की बेटी से शादी करने से ज़्यादा आसान काम। जिस पर मार्था कहती है कि कुछ लोगों के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी के बराबर है। अब उन दोनों के बीच में जब बात बढ़ने लगती है तो हनी ये बात बीच में लेके आती है कि उसे रेस्ट रूम में जाना है, कोई उसे रेस्ट रूम का रास्ता बता दे। जिस पर मार्था हनी को लेकर चली जाती है और अब सीन में केवल निक और जॉर्ज रहते हैं और दोनों की बातों से रिवील होता है कि निक मैथ्स डिपार्टमेंट में नहीं है, जैसा कि मार्था बता रही थी। निक दरअसल बायोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अब निक वहाँ से जाने की बात करता है क्योंकि उसे लग रहा है कि मार्था और जॉर्ज में अभी फाइट हो रही है तो वहाँ से जाना ही अच्छा रहेगा। तो जॉर्ज उसे रोक लेता है और उसके बाद वापस से बात डिपार्टमेंट की ओर मुड़ जाती है। जॉर्ज कहता है मार्था ये प्रेफर करती है कि वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड बन जाए, हालांकि वो केवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हिस्सा है, हेड नहीं है। अब जॉर्ज मार्था को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है नीचे आने के लिए। तो हनी वहाँ सीढ़ियों से उतर कर आती है, कहती है मार्था चेंज कर रही है। और हनी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों का एक बेटा भी है जिसका कल 21st बर्थडे है, मुझे मार्था ने बताया। इस बात पर जॉर्ज को काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगता है और मार्था की इंसल्ट करने लगता है। अब जॉर्ज निक से कहता है कि मार्था ना तुम्हारे लिए चेंज कर रही होगी क्योंकि उसने मेरे लिए तो सालों से चेंज नहीं किया। जॉर्ज दरअसल निक से काफ़ी जेलस सा होने लगता है। अब जॉर्ज वहाँ से चला जाता है जब मार्था आ जाती है और मार्था और निक बातें करने लगते हैं। मार्था अपने डैडी के बारे में बताने लगती है और बताने लगती है एक बार मैंने और जॉर्ज ने बॉक्सिंग मैच किया था, और जॉर्ज की इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पीछे से जॉर्ज आ जाता है, उसके हाथ में एक राइफल होती है और वो उसे मार्था की तरफ लेकर जा रहा होता है। सब लोग डर जाते हैं और जब वो शूट का बटन दबाता है वो राइफल में से एक अम्ब्रेला निकल जाता है। ये एक प्रैंक था, ये एक स्कैम था। अब सब लोग हंसने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। वो कई सारे डिफरेंट टाइप के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अनटिल जब जॉर्ज अपने बेटे के ऊपर बात करने पर पहुंचता है। अब मार्था टॉपिक बदलने पर तुली है कि बेटे के बारे में बात नहीं करनी है, हालांकि जॉर्ज अब इंसिस्ट करता है कि उसे इसी बारे में बात करनी है। मार्था बोलती है कि जॉर्ज उनके बेटे के बारे में बहुत ही डिसअप्रूविंगली बात करता है क्योंकि उसे शक है कि वो शायद उसका बेटा ही नहीं है। अब जिस पर जॉर्ज बोलता है कि उनके बेटे की आंखों का कलर ब्लॉन्ड है और बालों का कलर ब्लू है, जिस पर मार्था कहती है नहीं 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 नहीं, उसकी आंखों का कलर ग्रीन है, डैडी की आंखों जैसा। और वो अपने सन के लुक्स के लिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि वो असल में कैसा दिखता है, और दोनों इस बारे में चर्चा करने लगते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं दिखता, वैसा दिखता है, उसकी आंखों का कलर ये है, नहीं ये नहीं है। साथ ही साथ जॉर्ज मार्था के डैडी की इंसल्ट भी करने लगता है कि तुम्हारे डैडी की आंखों का कलर तो रेड है, छोटी छोटी टाइनी टाइनी आईज है, वाइट कलर के बाल है, वो एकदम वाइट माउस है। फिर मार्था निक से कहती है जॉर्ज हेट्स डैडी, पर डैडी ने पहले ही तय कर रखा था कि मेरी शादी कैसे इंसान से करेंगे जो कॉलेज में आ सके, वहाँ पढ़ा सके और बाद में डैडी का प्लेस ले सके। जॉर्ज इंटेलिजेंट था, यंग था, मुझसे 6 साल छोटा था। अब जॉर्ज उसे चुप होने के लिए कहने लगता है, वार्न करने लगता है, पर मार्था चुप नहीं होती है और बोलती है डैडी ने जॉर्ज को देखा, काफ़ी साल देखा इस पे, लेकिन जॉर्ज इज़ अ बिग फ्लॉप। अब जॉर्ज उसे बार बार चुप होने के लिए कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, एकदम चिल्लाने लगता है। और जब मार्था चुप नहीं होती है और उसकी इंसल्ट करती ही रहती है तो वो गाने लगता है, चिल्ला चिल्ला के गाने लगता है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इस पर हनी भी उसे ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ गाने लगती है और सडनली उसे सिक फील होता है और वो उल्टी करने के लिए भागती है। और यहीं पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 2 शुरू होता है जहाँ पर जॉर्ज स्टेज पर है और निक आता है, उसे ज्वाइन करता है और बताता है कि मार्था कॉफ़ी बना रही है और बोलता है कि मैं दूसरों की गॉसिप में ना घुसने की कोशिश करता हूँ, जिस पर जॉर्ज उसे कहता है कि उसे फेक सिंपैथी नहीं चाहिए। अब निक जॉर्ज को बताता है कि उसने हनी से क्यों शादी की। दरअसल हनी प्रेग्नेंट थी, एपरेंटली फेक, सच में नहीं थी, बट हनी प्रेग्नेंट थी, उसे ऐसा लगा। साथ ही हनी अमीर भी थी। हनी के फादर जो कि भगवान के प्रवचन दे रहे थे, यानी कि प्रीचर मैन थे, उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और इसी के साथ काफ़ी सारी एडिशनल बेनिफिट्स निक को दिखे उससे शादी करने में।
तो उसने सोचा शादी कर ही लेनी चाहिए। दोनों बचपन के दोस्त थे, हालांकि दोनों के बीच में कोई पैशन नहीं था। जॉर्ज अब अपने एक फ्रेंड की कहानी बताता है। जब वो 16 साल का हुआ करता था, वैकेशन का पहला दिन था, वो एक जिन मिल में गया था, यानी कि जिन जो अल्कोहल होती है उसकी मिल में गया था। एक लड़का जो कि 15 साल का था, उसने वहाँ पर बर्गिन मांगी, क्योंकि बर्गिन नाम की कोई ड्रिंक होती नहीं है, जिस बात पर सब लोग इतना हंसे कि उन लोगों को फ्री ड्रिंक्स मिली उस रात करने के लिए। अब जॉर्ज बताता है कि उस लड़के ने अपने बचपन में गलती से अपनी माँ को मार दिया था, एक्सीडेंटली, और अपने पिता को भी बाद में कार से एक्सीडेंटली मार दिया था। फिर उसे लोगों ने एक हॉस्पिटल भेज दिया। तब से उस लड़के ने एक शब्द भी नहीं कहा है। अब जॉर्ज और निक एक दूसरे से काफ़ी बॉन्ड कर लेते हैं। वो एक दूसरे के फादर इन लॉज की बुराई करते हैं और उन्हें माउस बुलाते हैं अपने अपने फादर इन लॉ को। वो किड्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जॉर्ज कहता है मार्था की कभी कोई फेक प्रेगनेंसी नहीं हुई है और ना उसने कभी ऐसा कोई बहाना बनाया है। निक उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई और बच्चा भी है एक बेटे के अलावा, जिस पर जॉर्ज कहता है नहीं, उनका केवल एक ही बेटा है और वो ही उनका कंफर्ट है। अब मार्था हनी को लेकर आती है, जो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही है और वीकली स्माइल कर रही है। अब मार्था जॉर्ज से कहती है कि वो हनी से उसे बीमार करने के लिए माफ़ी मांगे, और मार्था ये भी कहती है कि जॉर्ज की इसकी बिहेवियर की वजह से हमारा बेटा भी बीमार रहता था, और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अब हनी ब्रांडी मांगती है। हनी पहले से ही काफ़ी हैंगओवर है, फिर भी मांगती है, जिस पर मार्था कहती है तुम्हें पता है हनी, जॉर्ज पहले बर्गिन पिया करता था, जिस पर जॉर्ज मार्था को चुप करने लगता है। फिर मार्था एक अलग स्टोरी सुनाने लगती है कि कैसे उसके डैडी ने जॉर्ज को वो उसकी किताब पब्लिश नहीं करने दी थी। अब जॉर्ज मार्था से बैगिंग करने लगता है चुप हो जाने के लिए, और इसके बाद मार्था और निक एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं, काफ़ी सेंशुअली डांस करते हैं। और मार्था डांस करते करते बताती है कि जो नॉवल जॉर्ज पब्लिश करना चाहता था और नॉवल जॉर्ज ने लिखी है, उसका जो कैरेक्टर है उसने एक्सीडेंटली अपनी मॉम और डैड दोनों को मार दिया। डैडी ने इसे पब्लिश नहीं होने दिया, डैडी ने इसे क्रैप बताया। और मार्था कहती है सच तो ये कि एक नॉवल नहीं है ये, यानी कि वो इम्प्लाई कर रही है कि जॉर्ज की रियल लाइफ है, वो कोई नॉवल नहीं है। जॉर्ज ने जो नॉवल में लिखा है वो दरअसल जॉर्ज की रियल लाइफ है। जिस पर जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है और वो मार्था का थ्रोट पकड़ लेता है और झगड़ा होने लगता है, जिस पर हनी उसे काफ़ी इंजॉय करती है और अपलॉड करती है, तालियां बजाती है। और निक उन दोनों पति पत्नी को, जॉर्ज और मार्था को, एक दूसरे से सेपरेट करता है। अब जॉर्ज कहता है ह्यूमिलिएट द होस्ट ख़त्म हो चुका है, अब इस गेम को बंद करो और दूसरा गेम खेलते हैं, हम द होस्टेस। और ये कहते हुए वो निक की तरफ देखता है और ये सजेस्ट करता है कि शायद निक और मार्था सेक्स करना चाहते हों। और फिर बाद में कहता है अच्छा चलो इस गेम को बाद के लिए रखते हैं, मार्था शायद इसको बाद के लिए बचा कर रखना चाहती होगी, दूसरा गेम खेलते हैं, गेट द गेस्ट। और कहने लगता है कि मैंने एक दूसरी नॉवल भी लिखी थी, उसमें एक लगभग 30 साल का आदमी था, ब्लॉन्ड, और उसकी माउजी वाइफ थी। ये सुनकर निक ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो गया कि अब जॉर्ज उसके और उसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, उसकी कहानी बता रहा है। और जॉर्ज स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और बताता है कि माउजी वाइफ का एक फादर था जो बहुत ही रिच था, और फिर उन्होंने शादी कर ली क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, पर शादी के बाद पता चलता है कि प्रेगनेंसी नहीं थी, वो तो फेक प्रेगनेंसी थी। जो ये सुनकर हनी रियलाइज़ करती है कि ये तो उसके जीवन की कहानी बता रहा है। हनी को काफ़ी सिक फील होने लगता है कि निक ने ये बातें जॉर्ज को बता दी, और वो काफ़ी सिक फील करने लगती है और उल्टे करते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब निक हनी के पीछे भागते हुए चला जाता है और जॉर्ज से कहता है कि तुम ये रिग्रेट करोगे। अब मार्था और जॉर्ज में फिर झगड़ा होने लगता है। वो एक दूसरे को बताते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते, रह भी नहीं सकते, दे कांट इवन स्टैंड ईच अदर। मार्था बोलती है कि मैं तुम्हें अब इतना परेशान करूँगी ना कि तुम विश करोगे कि काश तुम एक्सीडेंट में मर गए होते। और जॉर्ज ये कहता है कि वो मार्था को फील करवाएगा कि अगर वो आज रात को उनके बेटे को मेंशन न करती तो ही अच्छा रहता। खैर, मार्था बोलती है कभी कभी हम एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं ज़िंदगी में, और
पर एक दिन ये सब टूट जाता है और सारे एक्सक्यूजेस ख़त्म होते हैं। आप डैडी की पार्टी में भी वही हुआ, जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि तुम टोटल फ्लॉप हो। और जॉर्ज कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है, मुझे लगता है कि तुम अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने लगी हो। मैं महीने में एक आध दिन खुद को रियलाइज़ कराता हूँ कि नहीं, मार्था एक अच्छी इंसान है, मार्था सही है, मैं भी सही हूँ, हम दोनों ही अच्छे हैं। पर सच बात तो ये है मार्था कि अब उन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं हो सकता, और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब दोनों के बीच में टोटल वॉर रहेगी। अब निक वापस आता है और वो कहता है कि हनी बाथरूम में आराम कर रही है। वहाँ पर जॉर्ज नहीं है, जॉर्ज चला गया है, इसीलिए वो और मार्था एक दूसरे को टच करना और किस करना शुरू कर देते हैं। अब जॉर्ज वापस आता है और उन दोनों को देखता है, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो टोटली उन दोनों को इग्नोर कर देता है। अब इस वजह से मार्था को गुस्सा आता है और वो निक के और क्लोज हो जाती है। मार्था तभी एक डोरबेल चाइम से टकरा जाती है और डोरबेल की आवाज़ें होने लगती हैं। उसके बाद वो जॉर्ज को परेशान करने के लिए निक को लेकर अपस्टेयर्स चली जाती है। तभी वहाँ पर हनी आ जाती है और बोलती है कि उसने कुछ डरावनी घंटियों की आवाज़ सुनी और इस वजह से वो जाग गई। हनी, जो कि अभी भी आधी नींद में है और आधी नींद में ही बातें कर रही है, कहती है कि वो कहीं सो रही थी, उसकी ब्लैंकेट कहीं गिर गई, वो नेकेड थी और वो चिल्लाने लगती है, मुझे मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। जॉर्ज रियलाइज करता है कि निक को नहीं पता, पर हनी ही अपने बच्चों को अबॉर्ट करती है खुद ही। अब जॉर्ज भी अपने आप से ही बातें करने लगता है और कहता है कि वो मार्था से रिवेंज लेकर मानेगा, और ये भी कहता है कि जब लोग प्रेजेंट को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो पास्ट में जीते हैं या तो अपने फ्यूचर को ऑल्टर करते हैं। अब हनी जॉर्ज से पूछती है डोरबेल कितने रैंक की थी, जिस पर जॉर्ज कहता है कि एक आदमी था, वो मैसेज लेकर आया था उसके बेटे के बारे में, और मैसेज ये है कि दैट ही इज़ डेड, उनका बेटा मर चुका है। और कहता है मैंने भी ये मार्था को नहीं बताया है। ये सुनकर हनी रोना शुरू कर देती है। एक्ट 2 ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 3 की शुरुआत होती है। अब मार्था एंटर करती है और वो ढूंढ रही है कि सब लोग कहाँ हैं, उसे कोई मिल ही नहीं रहा, और वो खुद को एंटरटेन करने के लिए अपने आप से जॉर्ज और अपनी बीच की एक कॉन्वर्सेशन करने लगती है और कहती है कि कैसे उसके फादर की आंखें रेड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी रोया है, जिस वजह से उनकी आंखें लाल हो गई। वो और जॉर्ज भी काफ़ी रोया करते हैं और जब उनके आंसू बहते हैं तब वो उन आंसुओं की बर्फ़ जमा लेते हैं और उस बर्फ़ को बाद में यूज़ करते हैं ड्रिंक्स में डालकर पीने के लिए, और वो क्लिंग क्लिंग की आवाज़ भी करके दिखाती है जो ग्लासों से होती है, कांच के ग्लासों से टोस्ट करते टाइम। और वहाँ निक आता है और कहने लगता है कि सब लोग क्रेजी हैं, सब लोग पागल हैं, जिस पर मार्था निक से कहती है कि निक एक फ्लॉप है और इस दुनिया में सब लोग फ्लॉप हैं, पर वो अर्थ मदर है। फिर मार्था कहती है कि केवल जॉर्ज ही है जिसने उसे आज तक कभी खुश कर पाया है, हैप्पी किया है, जिस पर निक कहता है कि वो शायद मजाक कर रही है। जॉर्ज ही है जिसने मुझे हमेशा खुश रखा है, वो हमेशा मेरे बनाए गेम्स सीखता रहता है, हमेशा मैं नियम बदलती रहती हूँ पर वो हमेशा सीखता रहता है, वो सच में मुझे हमेशा खुश रखता है। फिर वो बोलती है जॉर्ज एंड मार्था, सैड सैड सैड। जब डोरबेल बजती है तो मार्था निक को एक हाउस बॉय कहती है और उसे डोर खोलने के लिए भी कहती है। निक को गुस्सा आ रहा होता है पर वो डोर खोल देता है। जब वो डोर खोलता है तो देखते हैं वहाँ जॉर्ज खड़ा है। जॉर्ज के हाथों में एक बुके है फूलों का, और जॉर्ज कहता है फ्लोरस पैरालॉस म्यूर्टिस, जिसका मतलब होता है फ्लावर्स फॉर द डेड। अब जॉर्ज हनी को भी बुलाता है और बोलता है चलो एक लास्ट गेम खेलते हैं, ब्रिंगिंग द बेबी। अब मार्था बोलती है कि उसे कोई अब गेम नहीं खेलना, पर जॉर्ज बोलता है कि एक लास्ट गेम खेल लेते हैं। अब वो गेम की शुरुआत करता है अपने बेटे को डिस्क्राइब करते हुए, और वो अपने बेटे की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मार्था अपनी भी एक स्टोरी शुरू कर देती है अपने बेटे के बारे में डिस्क्राइब करते हुए। दोनों अपनी अपनी स्टोरीज सुना रहे होते हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे होते हैं। तभी जॉर्ज चैंट रिसाइट करना शुरू कर देता है जो किसी के मरने पर गाई जाती है, और हनी रोने लगती है और कहती है कि कैसे उसे भी एक सन चाहिए। उसने मार्था की जो स्टोरी सुनी उसके बेटे के साथ रिलेशनशिप की, उसको सुनकर अब उसको भी एक बच्चा चाहिए। और अब जॉर्ज कहता है कि जब निक और मार्था अपस्टेयर थे तब डोरबेल बजी थी, तभी एक टेलीग्राम आया था और उस मैसेज में लिखा था ही इज़ डेड,
उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। मार्था को वो बताता है कि उनके बेटे का आज ही दोपहर में एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनके बेटे की डेथ हो गई है। जिस पर मार्था जोर से चिल्लाती है और कहती है, यू कैन डिसाइड, तुम तय नहीं कर सकते, तुम तय नहीं कर सकते। जिस पर निक मार्था को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, कहता है ये सब जॉर्ज ने नहीं किया, जॉर्ज थोड़े ये सब तय कर सकता है मार्था। और जॉर्ज में और मार्था में बहस होने लगती है और जॉर्ज कहता है कि तुम्हें नियम पता है, यू नो द रूल्स। और उनमें बहस चल रही होती है जिस पर निक चिल्लाता है गुस्से में, कहता है आई अंडरस्टैंड। फिर मार्था जॉर्ज से कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा। जिस पर जॉर्ज कहता है तुमने उसको मेंशन कर नियम तोड़ा था मार्था। जिस पर मार्था कहती है वो लेट नाइट में ये सब भूल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बेटे को मार दोगे, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। अब जॉर्ज अनाउंस करता है पार्टी इज ओवर, जिस पर निक और हनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जो फाइनल सीन है काफ़ी मेलोड्रामेटिक है, जिसमें जॉर्ज ड्रिंक पोर करता है खुद के लिए और मार्था से पूछता है कि तुम्हें चाहिए, तो मार्था नहीं कह देती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम टायर्ड हो मार्था, और मार्था कहती है हाँ। मार्था एक लॉन्ग साइलेंस के बाद पूछती है क्या उसे करना ज़रूरी था। वो जवाब देता है यस, ये बेहतर के लिए है। फिर वो बोलती है क्या हम वो कर सकते हैं। जॉर्ज मना कर देता है। फिर जॉर्ज मार्था से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है यस नो। अब जॉर्ज अपना सिर मार्था के कंधे पर रख देता है और गाना गाने लगता है Who's afraid of Virginia Woolf। और मार्था कहती है आई एम जॉर्ज, आई एम। और प्ले ख़त्म हो जाता है। ये जो प्ले है ये सच्चाई और डिल्यूजन के थीम पर आधारित है। जैसा कि हमने इस प्ले की समरी की शुरुआत में डिस्कस किया था कि इसका टाइटल Who's afraid of Virginia Woolf है, जिसे एल्बी डिल्यूजन समझते हैं। इसका मतलब है इस प्ले में जॉर्ज और मार्था का असल में कोई बेटा कभी था ही नहीं, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे इमेजिन करना शुरू कर दिया जानबूझकर। इसीलिए तो वो एक बात पर तय नहीं कर पाते थे कि उनका बिहेवियर कैसा है उनके बेटे का, वो अच्छा है, वो बुरा है, उसकी ब्लू आइज़ हैं, ब्लॉन्ड आइज़ हैं, कैसी आइज़ हैं, ग्रीन आइज़ हैं। अपनी लाइफ की हार्श रियलिटी से बचने के लिए उन्होंने इस इमेजिनेशन का सहारा लिया हुआ था। उन्होंने ऐसी कई और स्टोरीज बना रखी थी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो बर्गिन बॉय की स्टोरी। दूसरी हार्श रियलिटी है कि मार्था ने जॉर्ज से ये सोचकर शादी की कि वो एक दिन उसकी डैडी का प्लेस ले लेगा और प्रेसिडेंट बन जाएगा कॉलेज का, पर वो एक फ्लॉप बनकर रह गया। सच बात तो ये है कि ये दोनों इन सब चीज़ों पर आर्ग्यू करते हैं क्योंकि ये लोग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच अब अंतर ही कर नहीं पाते, जो कि काफ़ी स्कैरी बात है। जॉर्ज को रियलाइज हो जाता है कि कैसे उनका इमेजिनरी बेटा उनका एक कोपिंग करने का तरीका है, बट वो उन दोनों की लाइफ के बीच में एकदम डिस्ट्रक्शन की तरह आ गया है। इसीलिए वो फाइनली उसे ख़त्म करने का सोचता है, उसके फ्लावर्स लेके आता है, फ्लावर्स टू द डेड, और अपने बेटे की स्टोरी को वहीं ख़त्म करता है। अंत में मार्था और जॉर्ज दोनों इस बात से काफ़ी डिप्रेस्ड हैं क्योंकि अब उन्हें रियलिटी में ही रहना होगा। हालांकि जॉर्ज जानता है कि इसी में उनका भला है। इसमें जो ये लोग बार बार गाते हैं Who's afraid of Virginia Woolf, असल में इसका मतलब है कि Who's afraid of harsh reality and truth। और जब इसे ही ये लोग बार बार गाकर अपनी हार्श रियलिटी से निकलने की कोशिश करते हैं, इसीलिए प्ले में इसे मल्टीपल टाइम गाया जाता है। और एंड में जब जॉर्ज गाता है Who's afraid of Virginia Woolf, मार्था रिप्लाई करती है आई एम जॉर्ज, आई एम। कहने का मतलब है कि मार्था काफ़ी डरी हुई है अपने जीवन की हार्श रियलिटी से। तो यही थी इस प्ले की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशंस हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने फेवरेट लोगों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।